स्टूडेंट्स, पैरावेट की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम घोड़ों की काफ़ी महत्वपूर्ण बीमारी ग्लैंडर्स का अध्ययन करेंगे। ग्लैंडर्स बीमारी घोड़ों की जूनोटिक इम्पोर्टेंस से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बीमारी है। ग्लैंडर्स को फारसी भी कहते हैं। इसी बीमारी को फारसी कहते हैं क्रोनिक फॉर्म में। इसीलिए देखिए एक नाम आता है, एक एक्ट का नाम है ग्लैंडर्स ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट। इसका मतलब हुआ ग्लैंडर और फारसी एक्ट और लगा दिया, यानी ग्लैंडर बीमारी का ही रूप है, लेकिन फारसी और ग्लैंडर दोनों थोड़ा अलग है, क्योंकि फारसी इस बीमारी की क्यूटेनियस फॉर्म है। इस बीमारी के त्वचीय रूप को क्या कहा जाता है? फारसी कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके अदर नेम्स या जिसके सिनोनिम्स की। तो इसको फारसी भी कहा जाता है। ग्लैंडर का दूसरा नाम हो गया फारसी, जो इसकी क्यूटेनियस फॉर्म होती है। दूसरा नाम है इसका मेलस, मेलस या मेलियस। देखिए मेलस से जो नाम बना है, एक तो परखोडेरिया मेलाई, जो इसका काजेटिव एजेंट है, बैक्टीरिया है, वो भी मेलस से ही बना है, मेलियाई। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, मेलिन टेस्ट। मेलिन टेस्ट भी इसी मेलस से लिया गया है। एक नाम और है इसका मोरवस, एक नाम और है मोरवस। और इस बीमारी को कारण भी कहते हैं। काफी पुरानी बीमारी है। ये एक्ट भी इसके ऊपर बना हुआ है, ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट। ये बना था अंग्रेजों के टाइम पे भारत में 1899 में। ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट 1899 में क्या कहता है? ये कहता है कि ये नोटिफिबल डिजीज है। नोटिफिबल का मतलब सूचनीय रोग है। ये रोग कैसा है? सूचनीय रोग है। मतलब इस रोग की सूचना हमें देनी ही देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? प्रशासन को। सामान्य जो प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट का हो, तहसील का हो, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि ये जूनोटिक इंपोर्टेंस की बीमारी है। जूनोटिक इंपोर्टेंस की बीमारी है, और जूनोटिक इंपोर्टेंस की होने के कारण इसकी सूचना देना बेहद जरूरी है। ये बीमारी अश्ववंश के सभी सदस्यों को संक्रमित करती है, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, हॉर्स, डंकी, म्यूल्स एंड ऑल्सो जेब्रास। संक्रमित तो ये सभी जानवरों को कर सकती है। गाय और सुअर इस बीमारी के बिल्कुल पूर्णतया प्रतिरोधी हम कह सकते हैं। बाकी लगभग इन्फेक्शन सभी जानवरों में हो सकता है, लेकिन अत्यधिक प्रभावित ये अश्ववंश को करती है, घोड़ों के वंश को, घोड़ों को। घोड़ों में, गधों में, खच्चरों में सबसे ज्यादा ये डंकी को प्रभावित करती है। डंकी, डंकी के बाद ये म्यूल, और म्यूल के बाद ये हॉर्सेस को प्रभावित करती है। लेकिन हमें घोड़ों के अंदर या घोड़ियों के अंदर ज्यादा ये देखने को मिलती है। ये बीमारी आउटब्रेक के रूप में भी फैलती है। इस बीमारी में उस घोड़े का जिसमें ये पाई जाती है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सुरक्षात्मक उपायों के साथ उस घोड़े का यूथेनेसिया कर दिया जाता है, यानी उसको पेनलेस डेथ, जिसको हम सुखमय मृत्यु कहते हैं, या इच्छा मृत्यु उसे दे दी जाती है। क्योंकि ये इंसानों के अंदर, मानव के अंदर ये बहुत समस्या पैदा करती है, बहुत ही गंभीर बीमारी पैदा कर देती है। ये संक्रमण वैसे के वैसे होकर के, और मानव में 50 से लेकर के 50 से लेकर के 90% तक मोर्टेलिटी ये कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ लिया? अन्य नाम इस बीमारी के सिनोनिम। सिनोनिम के बाद हम पढ़ते हैं इसके होस्ट। तो होस्ट जैसे कि हमने अभी बताया आपको, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, मीन्स डंकी, डंकी, हॉर्स एंड म्यूल, तीनों हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कौन रेसिस्टेंट है। तो कैटल यानी गोवंश और स्वाइन, ये जानवर जो हैं, ये इनमें ये बीमारी नहीं होती। हम ये कह सकते हैं नहीं होती, बाकी में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है ससेप्टिबल है इस बीमारी के प्रति, वो है डंकी, सेकंड पर है म्यूल, और थर्ड पर है हॉर्स। तो इस बीमारी के होस्ट हो गए ये जानवर। अब बात करते हैं हम घोड़े में ये किस अवस्था में पाई जाती है। तो घोड़ों में स्पेशली ये है क्रॉनिक अवस्था में पाई जाती है।
क्रॉनिक स्टेज में पाई जाती है। क्रॉनिक अवस्था में किस जानवर में जो ग्लैंडर्स डिजीज है किस में पाई जाती है? घोड़े के अंदर। दूसरी बात हमने बताया ये नोटिफेबल डिजीज है, यानी सूचनीय रोग है, सूचनीय रोग है। साथ में साथ हमने बताया ये जूनोटिक बीमारी भी है, मीन्स मानव में भी होती है, जूनोटिक है। और एक बात, ये अत्यधिक संक्रामक है, हाईली कंटाजियस, अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं ये जानलेवा होती है। जानलेवा का मतलब होता है फैटल, फैटल यानी इसमें मृत्यु होने की संभावना काफी अधिक होती है, इसलिए इसको हम जानलेवा कह सकते हैं। अत्यधिक संक्रामक है, जानलेवा है, अश्व प्रजाति की बीमारी है, लेकिन चूंकि ये मानव में भी हो जाती है, अतः इसे क्या कह सकते हैं हम? इसे हम जूनोटिक डिजीज भी कह सकते हैं। हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मीन्स रोग का कारण, कि भाई ये ग्लैंडर्स डिजीज है किसके कारण होती है। तो देखिए इस बीमारी का जो जीवाणु है, पहली बात तो ये हम ये कह सकते हैं जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित है। और ये जीवाणु किस प्रकार का होता है? ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया का नाम, पुराने नाम भी है और नया नाम भी है। पहले हम नया नाम याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम के हिसाब से सही रहे। नया नाम है बरखोडेरिया, बरखोडेरिया मेलाई, मेलाई। और साथ ही साथ इसके जो नाम है जैसे शूडोमोनास, शूडोमोनास मेलाई, या इसे एक्टिनोबैसिलस, एक्टिनोबैसिलस मेलाई, या फिर एक्टिनोमाइसिस मेलाई, एक्टिनोमाइसिस मेलाई, ये नाम दिए जा सकते हैं। ये पुराने नाम है तीनों, और ये बरखोडेरिया मेलाई जो है नया नाम है। इसके अलावा इसका एक नाम हो रहा है मेलियोमाइसिस मेलाई, मेलियोमाइसिस मेलाई। तो देखिए यहां पर जो सबसे ठीक नाम है बरखोडेरिया या फिर मेलियोमाइसिस मेलियाई है। देखिए बार बार मेलियाई आ रहा है, अर्थात इसके लिए मेलियाई वर्ड जो है वो काफी पॉपुलर है। यहाँ पर आपने देखिए ये बताया आपको मेलस जो इसको कहते हैं, और इसके लिए एक डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको मेलिन टेस्ट कहते हैं। तो मेलस या मेलिन कहीं न कहीं इस बीमारी से काफी जो है संबंधित रखता है, यानी मेलिन या मेलियोलस, मेलियोडिस, इस तरह की कोई भी वर्ड आए तो समझ लीजिए किसकी बीमारी है, ये घोड़े की ग्लैंडर्स बीमारी है। अब बात करते हैं ये किस में होती है। मानव में ये जूनोटिक के रूप में आ जाती है मानव में। तो कौन कौन से मानव में हो सकती है? तो सबसे पहले ये वेट्स एंड पैरावेट्स, वेट्स एंड पैरावेट्स मीन्स जो भी घोड़ों के संपर्क में आते हैं, जिसको हम हॉर्समैन भी कह सकते हैं, हॉर्समैन, या फिर जो ग्रूमर्स होते हैं, ग्रूमिंग करने वाले ग्रूमर्स, या फिर बूचर्स जो होते हैं, बूचर्स, जो भी हॉर्स हैंडलिंग का काम करते हैं, या फिर उनके ट्रीटमेंट का काम करते हैं, या फिर जो उनके सैंपल्स का डायग्नोसिस करते हैं, जो लैब पर्सनल्स होते हैं, लैब पर्सनल्स, तो उन लोगों के अंदर ये बीमारी आ सकती है। यानी जो भी घोड़ों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनके स्रावों के किसी भी प्रकार के संपर्क में आते हैं, उनके सैंपल्स के संपर्क में आते हैं, उनके शरीर के संपर्क में आते हैं, तो उन लोगों में ये बीमारी फैलती है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये किस में होती है और ये किस बैक्टीरिया से होती है, इटियोलॉजी। होस्ट हमने पढ़ लिया। अब इस बीमारी में हम होता क्या है, ये बीमारी 3 प्रकार के लक्षण पैदा करती है। यानी एक तो आता है नेज़ल फॉर्म, दूसरा आता है पल्मोनरी फॉर्म, और तीसरा आता है इसका स्किन फॉर्म। स्किन फॉर्म को हम क्यूटेनियस फॉर्म भी कहते हैं। नेज़ल फॉर्म का मतलब नाक से स्राव आना, नाक से स्राव के साथ-साथ में पल्मोनरी फॉर्म में पहुंचने के बाद इसमें फीवर भी आ जाता है, और जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर न्यूमोनिया हो जाता है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है उस इन्फ्लेमेशन में जेंट सेल्स भी मिल सकती हैं, और ग्रेन्युलोमेटस जो
इन्फ्लेमेशन जिसको हम कह सकते हैं, नोड्यूल्स भी फॉर्मेशन हो जाता है, लीवर भी अफेक्टेड होता है। लिम्फ नोड्स में एक स्पेशल बात आती है, तो हम सिम्टम्स के रूप में इसको लिख सकते हैं। लक्षण देखिए, लक्षण कहाँ कहाँ आते हैं। एक तो पहली हमने बताई नेजल फॉर्म, नेजल फॉर्म यानी ये है नाक की अवस्था। तो इसमें क्या आएगा, नाक से स्राव आएगा, नाक से स्राव। नाक से स्राव आने के बाद कुछ ही समय बाद या कुछ ही दिनों में ये पल्मोनरी फॉर्म में बदल जाती है, पल्मोनरी फॉर्म में। अब देखिए पल्मोनरी फॉर्म में क्या आएगा, ये खांसी के रूप में बदल जाएगा, खांसी, या फेफड़ों से जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है यानी न्यूमोनिया के रूप में। न्यूमोनिया क्या होती है, फेफड़ों की सूजन। और न्यूमोनिया में जो सूजन होती है वो ग्रेन्युलोमेटस हो जाती है, ग्रेन्युलोमेटस। देखिए इसमें पस फॉर्मेशन होता है। इस बीमारी में बहुत ज्यादा क्या बनता है, पस, पस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। और इस पस के अंदर जाइंट सेल्स भी देखी जाती हैं, जो पस की काफी सेल्स होती हैं, जो मैक्रोफेजेज होती हैं, वो इसमें देखी जा सकती है, यानी न्यूमोनिक फॉर्म। और साथ ही साथ इसमें फीवर भी होता है, बुखार होता है, यानी पल्मोनरी फॉर्म ये सामान्य बात है। अगर ये बीमारी क्रोनिक फॉर्म में पहुंच जाती है तो ये आ जाती है किसमें, त्वचीय फॉर्म या क्यूटेनियस फॉर्म, त्वचीय रूप, जिसको हम बोल सकते हैं क्यूटेनियस फॉर्म। और इसी को हम फारसी कहते हैं, यानी फारसी ग्लैंडर का ही रूप है। लेकिन क्रोनिक स्टेज जब हो जाती है तो त्वचा में से, स्किन में से शहद जैसी मवाद निकलने लग जाती है। गाढ़ा जो काला शहद होता है क्या है, त्वचा पर फुंसियां होती हैं, पहले स्किन पर फुंसियां, फुंसियां। साथ ही साथ में हॉक जॉइंट पर अल्सर दिखाई देते हैं, फुंसियों के साथ अल्सर दिखाई देते हैं। और त्वचा से कैसी, त्वचा की फुंसियों में से जो फुंसियां होती हैं, जो लीजन्स बनते हैं, से गाढ़ा शहद जैसा मवाद, हनी लाइक, गाढ़ा शहद, हनी लाइक पस जैसा मवाद आता है। यानी इस बीमारी का संक्रमण कहां कहां से हो सकता है, तो देखिए इस बीमारी का संक्रमण हम यहां लिख रहे हैं कि इसका जो इन्फेक्शन है ये इनहेलेशन से भी हो सकता है, इनहेलेशन से यानी सांस से भी हो सकता है, और साथ ही साथ इंजेक्शन से भी हो सकता है। इंजेक्शन से, इंजेक्शन मतलब खाद्य पदार्थों के खाने से, किसी भी चीज के मुंह के अंदर चले जाने से। जैसे क्या जा सकती है, हम या तो जीव का, जंतु का यानी घोड़े का कोई स्राव हो, या कोई उत्सर्जी पदार्थ हो, उत्सर्जी पदार्थ हो। कैसे स्राव कौन कौन सा हो सकता है, देखिए लार हो सकती है, घोड़ी का, जैसे हम दूध की बात करें वैसे कोई काम में नहीं लेता, लेकिन दूध का स्राव की बात हो रही तो पूरे स्राव आएंगे। नाक का स्राव यानी नाक से जो म्यूकस निकलती है वहां से भी स्राव हो सकता है, आंसू से भी स्राव हो सकता है। मीन्स एनी टाइप ऑफ सिक्रेशंस और एनी टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशंस मतलब यहाँ पर यूरिन भी हो सकता है, मूत्र से भी हो सकता है, या फिर स्टूल्स या फिशेज यानी मल के द्वारा, मल या मूत्र के द्वारा भी हो सकता है। तो मल या मूत्र का या तो इंजेक्शन हो या सांस के साथ जाए, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं। बट इंजेक्शन इज मोर प्रोन, मींस इनहेलेशन से इतना नहीं होता ये बीमारी, किससे होती है, इंजेक्शन से। और यहां तक कि जब क्यूटेनियस फॉर्म में आ जाती है बीमारी, यहां पर से हम यहां गए, क्यों गए, क्योंकि ये जो शहद जैसा मवाद आ रहा है, इसके टच में आने से, इसके संपर्क में आने से भी ये बीमारी हो जाती है। या फिर त्वचा के स्राव से, त्वचा के स्राव से मींस स्किन का कौन सा स्राव, कौन सा स्राव, ये फुंसियों से निकलने वाला जो गाढ़ा काला शहद है, इससे भी ये बीमारी हो सकती है। अब हमने ये पल्मोनरी फॉर्म की जैसे बात की थी, तो यहां पर एक स्पेशल नाम आता है, नेजल सेप्टम पर अल्सर होते हैं। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, नेजल सेप्टम पर अल्सर,
यानी नासा पट जो होता है, दोनों नासा छिद्रों के बीच में जो पट होता है जिसको हम नेजल सेप्टम जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। अब ये अल्सर जब ठीक होते हैं तो वहां पर स्टार शेप स्कैर, यानी जो घाव के भरने के बाद जो स्कैर बनता है, तो वो बिल्कुल एक स्पेशल टाइप का हो गया। कैसा, स्टार शेप, इस तरह से तारे के समान संरचना वाले अल्सर के जो स्क्वायर हैं ये बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, ये नासा पट पर बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस स्टार शेप स्क्वायर किस बीमारी में बनते हैं, स्टार शेप स्क्वायर बनते हैं ग्लैंडर्स में। आगे हम बात करते हैं, इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, जिसको फारसी पाइप बोलते हैं। फारसी पाइप ये क्या है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लंग्स के आसपास के लिम्फ नोड्स होते हैं, उनके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। मींस बीट्स लाइक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और वो बनती है मवाद बनने के कारण। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फारसी पाइप। तो वैसे तो आप समझ जाओगे कि फारसी किसको बोलते हैं, ग्लैंडर्स को ही बोलते हैं क्यूटेनियस फॉर्म में, और इसी में ये फारसी पाइप बनेंगे, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करें जैसे वेटनेरियंस की बात करें, तो वेटनेरियंस जैसे इस प्रकार के, पहली बात तो हॉर्स का पोस्टमार्टम करते नहीं है, अगर करते हैं तो क्या दिखाई देता है, बॉडी में जगह जगह पर वही पेटेचियल हिमोरेज दिखाई देते हैं। अगर इसमें डायग्नोसिस करते हैं तो बताइए किसके द्वारा करते हैं, तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है इसका। डायग्नोसिस मेलिन टेस्ट के द्वारा करते हैं, मेलिन टेस्ट। तो ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है नाम, क्योंकि मेलियोमाइसिस मेलियाई से ये बीमारी हो रही है, या सुडोमोनास मेलियाई से हो रही है, या फिर बर्खोडेरिया मेलियाई से हो रही है, या फिर एक्टिनोबैसिलस मेलियाई। ये जो बैक्टीरिया है ये वही एक्टिनोबैसिलस की तरह जो फिलामेंटस होता है, रॉड शेप होता है। इस बैक्टीरिया की खास बात हम देख लेते हैं, ये जीवाणु माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैक्टीरिया की बात करें हम, तो ये कैसा होता है, ये होता है ग्राम नेगेटिव, जो कि हमने पहले भी बता दिया। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया है वो रॉड शेप होता है, और इसके जो ये किनारे हैं एज, ये काफी राउंडेड होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, जो दोनों एज होते हैं। बेसिलाई होता है, रॉड लाइक होता है, बट बोथ एंड्स आर राउंडेड। और हम बात करें इस बैक्टीरिया की, तो ये फिलामेंटस की तरह दिखता था, इसलिए इसको एक्टिनोबैसिलस या एक्टिनोमाइसिस से जोड़ा हुआ था, लेकिन अब इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। तो ये हमने इस बैक्टीरिया की खास बात देख ली, और ये मेलिन टेस्ट देख लिया इसकी डायग्नोसिस। मेलिन टेस्ट के अलावा एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉस रिएक्शन। स्ट्रॉस रिएक्शन भी आप इस बीमारी के लिए परफॉर्म कर सकते हो डायग्नोसिस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉस रिएक्शन इसी बीमारी के लिए काम आती है, स्ट्रॉस रिएक्शन अन्य बीमारियों में भी काम आती है। इसमें हम देखें तो टीबी के जैसे नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, लेकिन टीबी में और इसमें अंतर ये होता है कि टीबी जो बीमारी है उसमें इतना पस नहीं बनता, वहाँ पर केजियस टाइप का पस बनता है। यहाँ पर ग्रेन्युलोमेटस जो इन्फ्लेमेशन होती है, यहाँ पर जो पस बनता है वो थोड़ा अलग होता है। और अगर हम बात करें कि मान लो डायग्नोसिस के लिए हमें क्या भेजना हो, तो हमको डायग्नोसिस के लिए सैंपल अगर भेजना हो, तो सैंपल में हम क्या भेजेंगे, सैंपल में हम या तो पस भेज देंगे, जो भी लीजन है, चाहे स्किन के ऊपर हो, चाहे इसका नेजल सीक्रेशन हम भेज सकते हैं, नेजल सीक्रेशन। तो देखिए ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि जैव हथियार के रूप में इसके जीवाणु का उपयोग किया जा सकता है। ये जो बैक्टीरिया है, जैव युद्ध जिसको हम बायो टेररिज्म बोलते हैं, वहां पर जैसे एंथ्रेक्स के स्पोर्स का भी उपयोग किया गया था, पहले एंथ्रेक्स को भी जैव हथियार के रूप में काम में लिया गया था कि बीमारियां फैलाने के लिए। किसी संसार में बहुत प्रकार के युद्ध होते हैं, उसमें एक होता है जैविक युद्ध। जैविक युद्ध ये होता है उस देश को गिराने के लिए जो विरोधी देश क्या करता है, वहां पर बैक्टीरिया या कोई डिजीज को
भेज देता है या किसी भी रूप में वो भेज सकता है, तो उसको जैव युद्ध बोलते हैं। तो जैव युद्ध का भी ये बहुत घातक हथियार के रूप में ये काम में आ सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, बीमारी है ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स जो डिजीज है इसके बारे में हम और देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण बीमारी है, जूनोटिक बीमारी है, और जूनोटिक है इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं हम इसके लीजन्स की। तो इसमें अगर हम मानव के अंदर देखें तो मानव में काफी खतरनाक स्थिति होती है, मुंह जो है एक तरह से सड़ सा जाता है, काफी लीजन्स बनते हैं ग्लैंडर्स। हम जैसे इसकी इमेजेस देखें ग्लैंडर्स की, तो हॉर्सेज के अंदर देखिए, जैसे ये हॉक जॉइंट के आसपास यहाँ पर अ, ये हम देखते हैं इस फोटो में देख लीजिए, या फिर ये क्यूटेनियस फॉर्म है ग्लैंडर्स की, ये देख लीजिए। इस फोटो को देखने से हमें काफी खतरनाक बीमारी है, और ज्यादातर ये घोड़ों के आसपास देखिए ये डेथ है। और राजस्थान में ये बीमारी फैली थी जब कोरोना आया था, उसी समय लगभग 2019 में उदयपुर में और दक्षिणी राजस्थान में। तो जब ये बीमारी हो जाती है, पाई जाती है, तो ऐसी घोड़ियों को शादियों में नहीं भेजने दिया जाता, और प्रशासन की मदद से इस प्रकार के लोगों पर जो कि इस बीमारी की सूचना नहीं देते, नोटिफिकेबल डिजीज है, सूचनीय रोग है, तो उन पर कार्यवाही की जाती है प्रॉपर रूप से। ये किसी का देखिए ये थीसिस है, यहाँ पर हम ऑनलाइन ही देख रहे हैं इसको। ये देखिए ये ग्लैंडर्स डिजीज है, ये क्यूटिनेस फॉर्म में है। ये पल्मोनरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, नेजल सीक्रेशंस, नाक से गाढ़ा स्राव भी आ रहा है, शुरुआत में पतला आता है वो बाद में, आंखों से टीयर्स भी आ रहे हैं, और स्किन के ऊपर बहुत सारी फुंसियां हमें दिखाई दे रही हैं। क्यूटिनेस फॉर्म इसको हम फारसी बोलते हैं, और इसके जो सीक्रेशंस होते हैं इससे भी ये बीमारी हो जाती है। अगर हम इसको ह्यूमन की बात करें, ग्लैंडर्स इन ह्यूमन, तो इसके इमेजेस देखिए ये कितने खतरनाक हैं। यानी ये फोटो, ये ये फोटो, ये हैंड के ऊपर लीजन्स हैं, काफी खतरनाक बीमारी है। ये है तो बैक्टीरियल डिजीज, इतनी तेजी से तो नहीं फैलती, लेकिन जिसमें हो जाती है उसकी मौत लगभग पक्की है। घोड़ों की प्रजाति की ये जानलेवा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। ये देखिए इस तरह से हॉर्सेज के अंदर, और ये बीमारी मेनली लंग्स को इफेक्ट करती है, इसकी पल्मोनरी फॉर्म में, हॉर्सेज की में ये बहुत ज्यादा। जैसे हम इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये मजल के आसपास से काफी सारे लीजन्स बने हुए हैं, तो ये बीमारी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो डेथ, अगर हम बात करें डेथ क्यों हुई, तो डेथ का जो मेन रीजन है वो है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मृत्यु का कारण। कई बीमारियों में मृत्यु का कारण पूछा हुआ है, तो मृत्यु का कारण है मेनली एनोक्सिक एनोक्सिया। एनोक्सिक एनोक्सिया ये क्या होता है, फेफड़ों में जब न्यूमोनिया हो गया तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ, गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ तो दम घुट गया, एनिमल का दम घुट गया, तो उसको हम एनोक्सिक एनोक्सिया बोल सकते हैं, फेफड़े लंग्स में पूरी तरह से न्यूमोनिया होने से। और दूसरी बात, एक डेथ का रीजन और है, क्योंकि ये बैक्टीरिया आइदर इंजेक्शन से चला जाता है, इनहेलेशन से चला जाता है, जाकर के ब्लड के अंदर बैक्टीरियमिया करता है, ब्लड इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है जिसको हम बैक्टीरियमिया बोलते हैं, और सेप्टिसीमिया भी जिसको हम बोल सकते हैं सेप्टिसीमिक शॉक।
और इस प्रकार के घोड़े का क्या कर देते, यूथेनेशिया कर देते हैं, यूथेनेशिया कर देते हैं। तो यूथेनेशिया किसके द्वारा किया जाता है, वेटनेरियन के द्वारा, और प्रशासन की मौजूदगी इसमें जरूरी है। ग्लेंडर्स एंड फारसी एक्ट बना हुआ 1899 इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी को छिपा नहीं सकता। तो हमने आज आपको ग्लैंडर डिजीज पढ़ाए। कोई भी इस बीमारी से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।